बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सऊदी अरब का आला सतही तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है और सऊदी वली अहद की खुसूसी हिदायत पर यह वफ्द पाकिस्तान आया है, जबकि 30 से ज़ायद सरमायाकारों पर यह वफ्द मुश्तमिल है। किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है कि 10 मई से मुजाहरे किए जाएंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस हवाले से उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सऊदी अरब का आला सतही तिजारती वफ्द पाकिस्तान आया है, सरमायाकारी के हवाले से अहम मुआहदे भी होंगे। इससे क्या है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी? सरमायाकारी बाहर से आती है तो ज़ाहिर है अच्छा ही होता है, लेकिन ये है कि ये अब किन शोबों में आ रही है, डिटेल्स क्या हैं इसकी और कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, क्या मामलात होंगे, ये भी आने वाले दिनों में इसकी वजाहत होगी। अभी तो ये है कि वो हमारे मेहमान आए हैं और हम खुशामदीद करते हैं उन्हें। दूसरी जो बात है वो ये है कि सियासी और ये माशी और जो बाकी मामलात हैं ये थम नहीं रहे। अब इनको जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि ये गैर फितरी से हैं। इनको रोकना गैर फितरी सा है। अब ये जैसे मतलब है कि किसानों का मामला है, तो अब इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है अभी तक। मतलब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक बहरान हुआ भी है और जिम्मेदार भी कोई नहीं है। तो देखें, जो सरमायाकारी होती है बाहर से या मुल्क के अंदर, तो लोग जो अक़वाम मुत्तहिदा से लेके IMF से लेके और दीगर ममालिक, तो वो पल्स उनके पास अपनी होती है कि वो पल्स लेते हैं कि क्या मुल्क में क्या मामलात हैं। अगर वन विंडो ऑपरेशन आपने शुरू करना है, अगर आपने सहूलतें देनी है, तो मकामी लोग क्या सोच रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं ना कि मकामी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने जाके अगर किसी खलीजी मुल्क में सरमायाकारी करनी हो या कहीं कोई काम शुरू करना हो, तो पहले मैं वहाँ के लोगों से पहले पूछूंगा ना। मैं वहाँ के ऑफिसेज में जाके वहाँ जो अफसरान बैठे हैं उनसे तो नहीं पूछूंगा। पहले तो मैं राय लूँगा कि यार क्या वहाँ पे क्या हालात हैं। किसी दोस्त से पूछूंगा, कोई जानने वाला होगा उससे पूछूंगा। तो ये हमारे अकाबरीन को देखना है कि यहाँ पे पल्स क्या है अवाम के अंदर। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये स्कैंडल आता है, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। अब ये जैसे ये फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट जमा हुई है, उसमें भी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो फिर ये क्या था जिस पे हुकूमतें बनी, गिरी, इल्ज़ामात लगे, मतलब इंक्वायरियाँ हुई, करोड़ों अरबों रुपया ज़ाया हुआ। तो ये जो है ना, ये मुल्क फिर इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास बतौर एक मुल्क भी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बस हम वहीं फंसे हुए हैं। अब वो ये शाहिद खान अब्बासी साहब वाला केस LNG, वो नहीं था नहीं था, क्या था जो इतने साल चलता रहा। ये इमेज कोई अच्छा नहीं जा रहा दुनिया में। अगर किसी का ख्याल है कि अच्छा इमेज जा रहा है, तो अच्छा इमेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसको हमें। और ये सारा वो क्राइसिस है जो कि यहाँ के लोगों ने पैदा किया हुआ है, और वो ना पैसा छोड़ने को तैयार हैं, ना वो अपनी माफिया ख़त्म करने को तैयार हैं। वो एक ग्रुप्स हैं और वो काम कर रहे हैं, पार्टनर्स इन क्राइम कहें या जो भी कहें। वो उसको बचाता है, वो उसको बचाता है, उसको बचाता है, और उसके नतीजे में मुल्क अटका हुआ है। और मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि देखें, जो आपके खारजा इशूज़ हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक जा रही है, आपकी जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो भी बहुत हद तक ठीक हैं। यानी वाक़यात पेश आ रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, आगे से वो दहशतगर्दी मारे जाते हैं, लेकिन वो जो जिसकी प्रिडिक्शन की जा रही थी 3-4 साल पहले कि यहाँ से एग्ज़िट के बाद, अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट के बाद पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, कंबोडिया बन जाएगा, वो तो नहीं हो रहा, लेकिन हो रही है बहरहाल दहशतगर्दी, वो एक फैक्टर है। तो बहुत चीज़ें जो है वो जो है उनमें ये जो क्राइसिस है करप्शन का, ये इतने बड़ी माफिया, ये जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ना सरमायाकारी यहाँ पर आप तवक्को करें, वो होगी तो वही ले जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये पिछले 20-25 सालों में जो आदमी यहाँ पे बाद में आता है, पहले उससे बात बाहर के मुल्क में पहले हो जाती है कि यार कि हमारा कट कितना होगा, तो उसका इनको पैसा कौन देगा। जो लोग, जो शख्सियात बैठी हैं चंद को छोड़ के, इनको कौन पैसा देगा, कौन सरमायाकारी करेगा। मतलब मकामी लोग नहीं कर रहे तो बाहर के लोग करेंगे, और करें अच्छा आके करें, लेकिन ये कि उसके लिए मामला तो ठीक करने पड़ेंगे ना। कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई
मतलब है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन भी अगर होना है तो कैसे होगा, क्या उसका एक पूरी एक एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। अब किसानों का मामला भरे हुए हैं, मीडिया भरा हुआ है, अखबार भरे हुए हैं और तहकीकात होंगी और लोग सड़कों पे होंगे और ये होगा, लेकिन उसका नतीजा कोई कोई है ही नहीं जिम्मेदार उसका। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको हमें इस सारे, जब तक हम इस टर्मोइल को ख़त्म नहीं करते और इसमें जो है वो मतलब एक जगह से ख़त्म करते हैं, दूसरा जो मैं कहता हूँ क्राइसिस टू क्राइसिस ये सेटअप जा रहा है, गैर फितरी है। एक फितरी सेटअप होता है ना, एक गैर फितरी सेटअप है। अब उसमें देखिए मौलाना साहब की जैसे बात हुई, मौलाना साहब जो है वो गवर्नर कुंडी साहब जो हैं, फैसले कुंडी साहब, उन्होंने हलफ उठा लिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, उनको मुबारक हो। लेकिन ये एक आखिरी आप समझ लें कि मौलाना साहब के साथ इस सेटअप का कोई कनेक्शन था, इस पूरे सेटअप का कोई अकलौता कनेक्शन था, तो वो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर हैं केपी के अंदर। सही। और वो मौलाना साहब खुद भी उससे बेजार हुए थे कि वो नहीं होना चाहिए। अब वो सेटअप जो है वो गवर्नर उनके चले गए, पीपल्स पार्टी के आगे, पीपल्स पार्टी की शायद वजारतें भी आ जाएंगी। उससे क्या मुल्क बेहतर हो जाएगा? इतनी वजारतों से बेहतर हो गई है जो उससे बेहतर हो जाएगा। बात ये सारी कि मुल्क को कैसे आगे चलाना है, ये इशू है इस वक्त। ठीक है, इशू ये नहीं है कि कौन किसका गवर्नर किधर लग गया तो ये हो गया, तो नहीं। इशू ये है कि मुल्क ने आगे कैसे चलना है, मईशत ने कैसे ठीक होना है, कर्जा आपने कैसे वापस करना है, और उसके ऊपर अगले IMF के प्रोग्राम में कैसे जाना है। और इस तरफ बड़े सख्त कानून नाफिज कर दिए जाएंगे, टैक्स चोरों को पढ़ाओ। तो भाई दूसरी तरफ जो है अरबों रुपए का करप्शन हो रही है, गरीब पकड़ लिया जाएगा और ये सीमें ब्लॉक हो जाएंगी। और कर दें, आप सीमें ब्लॉक करके दिखाएं ना जरा कुछ लोगों की, आप जो टैक्स खो रहे हैं। तो ये मुल्क को ठीक करना पड़ेगा और एलिट को आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना ये मामला ठीक नहीं होंगे और बेचैनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वो अब चलें, वो भी अलग हो गया। अब देखें इशू जो है ना PTI का, तो एक अपनी जगह मैं कह रहा हूं ना कि उनको तो एक तरफ अभी साइड पे रख के भी इस सेटअप को देखें तो ये सेटअप नहीं चल रहा, इसमें कोई अंदर इसके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ही सेटअप नहीं चल पा रहा। और हर रोज अब देखें नवाज शरीफ साहब कल क्या फैसला करते हैं, भाई वो क्या फैसला करेंगे मुझे बताएं। PDM पहली PDM में तो वो नहीं थे, वो मुल्क में नहीं थे। वो केयर टेकर्स कैबिनेट जब थी मौजूद यहाँ पे, उसके दिनों में आए तो मियां नवाज शरीफ ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया होगा, ना उनका कोई रोल होगा इसमें। तो उन्होंने जो है वो क्या फैसला करेंगे, अदालतों में केसेस लग रहे हैं, वो क्या फैसला करेंगी। तो जब तक ये मामले को एक ठहराव नहीं इसमें आ जाता ना, बदकिस्मती के साथ ठहराव नहीं आ पा रहा, क्राइसिस टू क्राइसिस, ये हर रोज एक क्राइसिस नया खड़ा होता है और उसके नतीजे में लोग जो हैं वो परेशान हैं, उसमें स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं और बाकी मामला बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आपने यानी कन्विक्टेड लोग हैं उनको आपने जो है वो मतलब है कि कुछ तो पॉलिटिकली जाहिर है कि उनको रगड़ा लगा, लेकिन कुछ लोग तो कन्विक्टेड हैं, प्रॉपर कन्विक्टेड हैं, CRPC केसेस में हैं, यानी करप्शन से हट के दूसरे क्राइम में, कत्ल के अंदर और जराइम में मुलविस हैं। तो वो कैसे देखें ना, बात ये कि इसको ये ठीक करना पड़ेगा सेटअप को, इसको कोई शक्ल देनी पड़ेगी। इसके अंदर जो है वो यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इसको कैसे, उनकी काबीना जो है वो कैसे इसको ठीक करती है। सियासी अमूर के अब मुशीर भी आ गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब, क्या अभी भी वो PTI के ऊपर ही पूरा सेटअप चलेगा, उनको हदफ बना के? वो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना PTI, तो मसला ये है कि क्या उसी के ऊपर चलता रहेगा ये कई सालों तक, या कुछ और भी इसके अलावा कोई अवाम का भी कोई भला होगा? या और वो देखें उसकी कॉस्ट बड़ी है। PTI जो है, मैंने PTI के ऊपर बात सुनी, में इनके लोगों से मेरी गपशप लगी जो इनके रहनुमा हैं, तो वो चूंकि बात अलग अलग कर रहे हैं ना सारे, तो फिर ये होता है कि एक के साथ आप बात करें दूसरा नाराज हो जाता है, उसके साथ बात करें वो नाराज हो जाता है। तो वो इसलिए मैं मतलब बात सबसे करता हूँ, लेकिन ये कि मुझे पता है कि वो सब एक अलग अलग सी बात कर रहे हैं, तो वो, और चूंकि उसकी वजह ये कि खान साहब अंदर है। अच्छा, अब इसमें जो है और खान साहब का एक नुक्ता नजर है कि बिल्कुल वो तो सख्त से सख्त मौक़िफ़ होता जा रहा है, वो तो डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उसको अगर आप हटा भी दें तो ये सेटअप नहीं चल रहा।
मैं पीटीआई को एक तरफ रख के बात कर रहा हूँ ना, इस सेटअप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। बस ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके मौजूदगी में मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कोई पैसा अपना लगाएगा। वो पहले अभी इतनी कॉस्ट अदा हो गई है पीटीआई की हुकूमत को की जगह इस सेटअप को लाने में, बहुत केसेस माफ़ हुए हैं, अरबों रुपया दे उनको छोड़ा गया है लोगों को। मतलब है कि बस वो किसी तरह से जो है ना बहुत रियासत ने कीमत अदा की है। और यकीनन जो हमारे अकाबरीन हैं उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने अदा की है, कीमत बहुत अदा की है। और वो किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते, किसी को पकड़ भी नहीं सकते, किसी से पूछगछ भी नहीं कर सकते, किसी को मुकदमा भी नहीं बना सकते। मतलब वो मजबूर हैं इतना क्योंकि पीटीआई खड़ी है दूसरी तरफ, वो बीमा पॉलिसी है इनकी। तो ये अब कैसे ये मुल्क इसको अगर आगे चलाना है तो इसकी कोई शक्ल बनानी पड़ेगी। उन लोगों को बिठा के ही कम से कम कहना पड़ेगा कि भाई पीटीआई को आप साइड पे करें और आप कम से कम आप तो डिलीवर करें ना कोई चीज़। वो कहते हैं कि जी पीटीआई आपका प्रोजेक्ट था तो आप ही ख़त्म करें, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रंग ढंग इख्तियार करता है। लेकिन यह है कि ये बेचैनी बढ़ रही है। अब देखिए ना, गंदम का मामला है। अब गंदम का स्कैंडल 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अब मेरी भी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये होता रहता है ना, 4-5 दिन सड़ेंगे, मरेंगे सड़कों पे, मुजाहरे करेंगे, किसान बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इतना एक उनको, अच्छा ये पहले डरते घबराते थे, ये कुछ साल पहले तो घबरा जाते थे कि पकड़ धकड़ होगी, केस बन जाएंगे, कोई अदालत सुमोटो लेगी। अब वो बिल्कुल भी नहीं, अब वो उनको परवाह ही नहीं है। कहते हैं क्या डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, हमको हटा के किसको लाएंगे, हम तो बैठे हैं। तो ये हमारे ऊपर केसेस बनेंगे तो फिर किसको लाएंगे, ये करेंगे वो। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये माशरे में हिजान का सबब बन रही हैं। तो इसको देखना होगा। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने ये मामला सारा देखना होगा। ये डंडे मार के और जो है वो गिरफ्तारियां करके और ये बार बार के जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह से मुल्क आगे तरक्की नहीं किया करते। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी लोगों की, ठीक है। और ख़ास तौर पे वो जो बिल्कुल ही माफियाज बैठी हुई हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े दिनों बाद कहते हैं कि माफियाज हैं। हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतने अरब रुपए की करप्शन हो रही, तो कहाँ पे हो रही, कहीं हो रही होगी ना। तो अदारे बैठे हैं तो करप्शन को क्यों नहीं पकड़ रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में एक क्राइसिस टू क्राइसिस ये सेटअप जा रहा है। ये मतलब है कि अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि रोज एक क्राइसिस पैदा होता है। उसको ढांपने के लिए कभी हनीफ अब्बासी साहब की अनवारुल्लाह काकड़ साहब लड़ाई हो जाती है, कभी उनकी उनसे हो जाती है, उनसे उनसे हो जाती है। तो ये कहाँ थमेगा जाके, जब थमेगा तो हम कोई बात करेंगे कि भाई ये ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सरमायाकारी आ रही है, जो कि लोग लाने को तैयार हैं, लेकिन ये कि माहौल तो बने ना मुल्क के अंदर। तो ये है, ये मैन मेड क्राइसिस है बदकिस्मती के साथ, और इसको ठीक करना है। क्योंकि खारजा पॉलिसी में पहली बात कर चुका हूँ, सिक्योरिटी के इश्यूज और जो दुनिया, मतलब बाकी मामला सारे ठीक हैं, ये अंदर जो क्राइसिस है ना, मैन मेड क्राइसिस, इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो बात ही होगी। दूसरी जो बात है वो, और मैं ये सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी, ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लोग सारे, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये जो है, ये इसमें बहुत सारे वाक़यात रोक भी दिए जाते हैं ना, रुक भी जाते हैं बहुत सारे वाक़यात। और वो जो प्रेडिक्शंस हो रही थी वो उससे कहीं कम है आपके मुल्क में, जो कि बात हो रही थी कि इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पाकिस्तान उससे तो काफ़ी हद तक निकला है, लेकिन सोशल अनरेस्ट के नतीजे में ये रोज़ उसने उसको ज़िबा कर दिया। घरों में लड़ाइयाँ हो गई, चोरियाँ हो गई, मोबाइल लोग लेके बाहर नहीं निकल पा रहे कराची में, बाकी जगहों पर। तो ये सोशल अनरेस्ट जो है ये बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक तो ये बात हो, दूसरी जो बात है, वो 2 वाक़यात ऐसे हैं जो, एक तो वो डेडलॉक, बड़ा ख़तरनाक डेडलॉक पैदा हो गया है वहाँ पे कायरा में। तवक्को ये थी कि कल रात तक अनाउंसमेंट हो जाएगी, किसी मुआहदे पे पहुँच जाएंगे, लेकिन जंगबंदी का मुआहदा जो है वो उस पर बात आगे नहीं बढ़ी। और जंगबंदी का मुआहदा कहा जाए या उसको कत्ले आम का मुआहदा कहा जाए, वो मामला अपनी जगह रुक गया। और जो हमास के लोगों ने, इस्माइल हानिया ने एक लचक का मुजाहरा किया था, आज सारा दिन और कल रात को, अभी भी CIA के डायरेक्टर वहीं पे मौजूद हैं, कतर के लोग भी वहीं मौजूद हैं, बाकी लोग भी वहीं मौजूद हैं। उसमें ये हुआ था कि जी ठीक है, जो मतलब अभी इसको यानी सीज़ फायर की तरफ जाया जाए, जंगबंदी रोकी जाए, और जंगबंदी रोकी जाए, और उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से रिहाई हो, उधर से रिहाई हो,
यरगमालियों की, उधर से कैदियों की रही, तो सारे मामला तय पा गए थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नेतन्याहू जो है उन्होंने कहा कि मैं फौजों को तो वापस नहीं बुलाऊंगा, फौजों को मैं गजा से वापस नहीं बुलाऊंगा, और शुरू के मरहले में तो बिल्कुल ही नहीं बुलाऊंगा। मैं आखिर में जब ये सारा तय पा जाएगा, तीसरा राउंड, हमास का कहना यह है कि आप इसके पहले राउंड में अगर शुरू में फौजों का इनखला शुरू नहीं करेंगे तो हमारे लोग वहां पर जो एड की तकसीम है और जो यरगमाली हमने छोड़ने है वो हम कैसे छोड़ेंगे। दरमियान में ये हुआ कि जो वो सेक्रेटरी ब्लिंकन तो चले गए, तो ये डेडलॉक पैदा हो गया। अच्छा, एक हफ्ते का टाइम उन्होंने अनाउंस कर दिया आज कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो मैं रफा के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। अमलन जो है वो रफा में ऑपरेशन शुरू हो गया है, रफा में ऑपरेशन शुरू हो गया है, और हमास ने भी अभी वहाँ पर एक जगह पे निशाना बनाए, कुछ दोबारा जंग छिड़ने के इम्कान हो गए। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें सऊदी अरेबिया के साथ एक अजीब मामला हुआ है, और ये हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक जो हैं, कतर के साथ भी और मिस्र के साथ भी और बाकी मुल्कों के साथ भी, और चाइना दरमियान में कहीं खुदा है। अब वक्फा ने उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान के और दुनिया के जो अगला नक्शा जन्म ले रहा है इस दुनिया में, उसके साथ ये सारे वाकयात वाबस्ता है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप बार बार एक बात पे जोर देते हैं कि मौशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। अब किसानों की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई है, तो ऐसे में कैसे इस्तेकाम आएगा? देखिए, इसमें तो पीटीआई नहीं है ना, या इसमें भी कोई तहरीक इंसाफ है। ये जो किसानों का मामला हुआ है ये तो बहुत बाद में हुआ है। अब इस मामले को कैसे जोड़ा जाएगा पीटीआई के साथ, ये भी एक रौला पड़ा हुआ है ना, क्योंकि हर मामले ने अल्टीमेटली तो पीटीआई से जुड़ना है। तो इस मामले को कैसे जोड़ेंगे? तो ये तो केयर टेकर वो डाल रहे हैं पहली हुकूमत पे, पहली ये वो कहीं ये दूसरी हुकूमत भी निकल रही है बीच में, और ये इतना सारा पैसा जो बाहर गया है। आप देखें कि सऊदी हमारे सरमायाकार वहां से आए हैं इस वक्त, वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या इशू, क्या अदालतों में डिस्कस हो रहा है, क्या एक जगह पे हो रहा है। आप किसी जगह जाएं सरमायाकारी के लिए और ये माहौल हो, तो आपने पहले तो माहौल ठीक, इसमें तहरीक इंसाफ कहाँ है? इसमें तो खुद लड़ रहे हैं आपस में, वो कह रहा है उसने चोरी की, वो कह रहा है उसने की है चोरी, और आखिर में सब मिलके कहेंगे कि अच्छा यार, ये चोरी के मामले पे लड़ाइयां हो जाती है ना, ये उस तरह का मामला है। तो ये है कि वो आखिर में सब कहेंगे यार मटी वो आगे चलो। तो ये, लेकिन ये इस तरह, मैंने कहा ना आपसे, मुल्क ये फिर दूसरा क्राइसिस आ जाएगा। और पहले जो एक बात थी जो अब बिल्कुल भी नहीं है, वो था कि डर खौफ था लोगों में, वो खत्म हो गया है कि यार पकड़े जाएंगे, हमारे को करप्शन केस बन जाएगा। वो कह रहे हैं पीटीआई में नहीं होना, बस खैर है। ये भी अजीब मामला है। जितना मर्जी को रज के खाओ, कोई इशू ही नहीं है, और रज के करप्शन करो, रज के खाओ, जो करना है करो, को पूछने वाला नहीं है। ये भी अजीब मामला है। ये पीटीआई से अलग हो जाओ तो भी बच जाओगे, मतलब इस तरह। मैंने कहा ना कि इस तरह ये सेटअप नहीं चल पा रहा, और ये आगे जाके क्राइसिस टू क्राइसिस ये गले पड़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए माफियाज वही लोग बैठे हैं, वही मतलब है कि या तो फिर नैब शैब को बंद कर दें सारे, ये कुछ करेंगे। मेरा ख्याल है रियासत कुछ करेगी, इसको इस तरह से जाने नहीं देंगे रियासत, क्योंकि मुल्क रुका हुआ है सारा इस पूरे चक्कर में ना। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि मैंने बात की गजा के अंदर, देखिए ये बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज किस तरह होने जा रहा है। गजा में वहां पर एक था कि जी सारा मुआहदा हो गया, पेरिस का, OIC खड़ी हो गई, दुनिया खड़ी हुई सारा। अब वहां पे वो रुक गया है मामला। मतलब नेतन्याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं तो करूंगा अगले चंद दिनों में रफा पे। उनकी काबीना ने आज इजलास किया और अल जजीरा को बंद करने का काबीना ने पूरे इसराइल से जो वाहिद आवाज आ रही थी वहां के लोगों की, चाहे वो जख्मी हो, चाहे अस्पतालों की कहानी या जो भी, वो अल जजीरा के थ्रू आ रही थी। तो अल जजीरा की नशरियात को वहां से बंद करने का उन्होंने आज फैसला कर लिया उनकी काबीना ने। अब अल जजीरा के बंद होने का मतलब ये कि वहां एक अंधेरा है कि अब क्या हो रहा है वहां पे, किसी को कुछ नहीं पता। कत्लेआम हो रहा है वहां पे, अस्पताल तबाह हो रहे हैं, बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, क्या वो दुनिया के सामने आना बंद हो गया। साथ ही जो है वो ये है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने फौज, और अभी हमने ये जो अमेरिका की तरफ से बात हुई थी, ये अमेरिकन प्रपोजल था ना जो इजिप्ट के थ्रू है, वो कह रहे हैं अगर हमने इसको माना तो ये तो हमास की फतह हो जाएगी, और हमास की फतह हो जाएगी मुकम्मल, तो मैं इसमें कहां जाऊंगा, तो हम अपनी फौज तो नहीं निकालेंगे। अभी ये मामला फिर अटक गया दरमियान में जाके, उन्होंने कहा मैं तो रफा पे अटैक करूंगा, और रुक गया मामला, अपनी जगह पे स्टेल हो गया सारा।
और इसी दौरान जो मेरे लिए बड़ी, यानी आप समझें कि बहुत गलत, और मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूं और इसकी शदीद इस बात की मजम्मत भी कर रहा हूं और दुख का इजहार भी कर रहा हूं कि जैक सलिवन चूंकि हॉक है, ये पूरी जंग को यहां लाने तक, अब जो मैं पहले भी बात कहता हूं कि जैक सलिवन और ये सारे जो बाइडेन इंतजामिया लोग बैठे हैं, और कमाल की बात है कि सेक्रेटरी डिफेंस उसमें नहीं है, उन हॉक्स में, जो शुरू से कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, लॉयड ऑस्टिन और ये विलियम बर्न्स, और यानी अजीब मामला है कि CIA और वो एक तरफ खड़े हैं और ये हॉक्स एक तरफ है। अब जैक सलिवन जो NSA हैं, उन्होंने एक अजब इंटरव्यू दे दिया जनाब फाइनेंशियल टाइम्स को, और फाइनेंशियल टाइम्स को बेवक्त इंटरव्यू दिए और इंतहाई लग़्व इंटरव्यू दिए उन्होंने। और ये मैं 8th स्लाइड यहां पे कोट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अमेरिका किसी किस्म का सऊदी अरब के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक सऊदी अरब इसराइल को नहीं मानेगा, यानी दो रियासती सोल्यूशन, यानी ये 8th स्लाइड में यहां पे कोट कर रहा हूं, आप छोड़ दें उसको, दो रियासती हल ये वो सारा नहीं, इसराइल के साथ डील होगी तो सऊदी अरब से हमारा डिफेंस पैक्ट होगा। ये तमाम आप समझें कि ये अरब दुनिया में, बाकी दुनिया में, पाकिस्तान भी जो वाइब्स गई हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसको फिर फर्दर एलेबरेट किया है। यूएसए के डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया नॉट पॉसिबल विदाउट नॉर्मलाइजिंग टाइज। पहले टाइज नॉर्मलाइज करें, पहले ताल्लुकात बात छोड़ दें, दो रियासती हल, फलस्तीनियों का कत्लेआम सारा छोड़ दें, सऊदी अरब को पहले आप उसमें आए इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ, फिर हम आपसे जो है वो कोई मुआहदा करेंगे। सऊदी अरेबिया जो है वो सऊदी अरेबिया अमेरिका के वेपन्स के लिए मरा नहीं जा रहा, ना पूरी दुनिया मरी जा रही है, 1000 रास्ते दूसरे खुले हुए हैं। क्योंकि एक उन्होंने शर्त इसमें यह भी रखी हुई थी कि चाइना के साथ ताल्लुकात खत्म करें और ये हवावे और ये सारे पोर्ट्स बंद करें, यूएई के साथ भी, और बाकी किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। और ये बाइडेन इंतजामिया जो है ये पिछले साल आके नाक रगड़ रही थी कि ये आप किसी तरह से यूक्रेन जंग के दौरान ये आप तेल को बढ़ाना कम करना शुरू करें, ये करें वो करें सारा, लेकिन वहां पे जो MBS हैं, जो सऊदी अरेबिया के वली है ने, वो बड़े, यानी आप समझें कि उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे, हम सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ भी है, सऊदी अरेबिया चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, और बल्कि उनका एक पीस प्लान भी है। ये जो अरब ममालिक हैं उनका एक पीस प्लान भी है यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए। उन्होंने पोजीशन नहीं, अब ये जी बात कर रहे हैं आके, तो मारा जा रहा है कि वहां से आप नहीं लेंगे तो चाइना है, रशिया है, दुनिया पूरी पड़ी है, लेकिन और खुद आके अमेरिकन ने बात की। बहरहाल वो उन्होंने बिल्कुल आज एक अजीब, जैक सलिवन ने, ये हॉकिश, ये वही न्यू कॉन माइंडसेट है जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर मजीद पोलराइजेशन हो रही है, वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में झगड़े हो रहे हैं, और ये जो है ये जो बात मुनासिब होनी होती है उसको ये आके खराब करते हैं। ठीक है, ये हमेशा वहां से ये उनका, क्योंकि वो सारा का सारा ये जाएंगे यहां से बाइडेन इंतजामिया से, वो जाके किसी जो है वो मिलिट्री उसमें बैठ जाएंगे, किसी एज एडवाइजर लग जाएंगे किसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, और जंगों को बेचेंगे। तो इन्होंने एक बड़ा अजब इंटरव्यू दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने सिर्फ ये दरमियान में अभी एक तो ये कि सऊदी अरेबिया ने उनके यहाँ सारा ये मुज़ाकरात हुए, सेक्रेटरी ब्लिंकन आए, सऊदी अरेबिया ने पूरी दुनिया को जोड़ा, और सऊदी अरेबिया ने जंग से हट के सफारती रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरेबिया जो है उसकी क़यादत में सारे मुल्क चाइना गए, पहले P5 ममालिक में गए, फिर उन्होंने करारदादें पेश की, फिर UAE ने करारदादें पेश की, फिर यानी कौन सी कोशिश ऐसी थी जो सफारती सतह पे उन्होंने नहीं की, कतर समेत और मिस्र समेत। अब अगर भाई आपने कत्लेआम करके वहां पे, और आप रह सकते हैं वहां पे, ये इसराइल रह सकता है, तो इसराइल को भी रखें। फिर देखें दुनिया जो है वो एक हद तक ही मुल्कों ने अपने आप को देखना है ना, इसराइल के बगैर को मरा तो नहीं जा रहा। इसराइल के पास ना तेल है, गोल्डा मेयर कहती थी ना कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ कि मतलब बनी इसराइल के साथ। एक दफा गोल्डा मेयर ने बड़े अजीब बयान दिया उनका। गोल्डा मेयर जो है वो कहती हैं कि हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, ये 40 साल हमें सजा दी बनी इसराइल को, हम इधर उधर सहराए सीना में घूमते रहे, और फिर जिस जगह लाके हमें आबाद किया वो भी ऐसी जगह है ना वहां पे पानी है ना तेल है, यानी किसी ऐसी जगह पर हम आबाद कर देते हैं, कोई ऐसी जगह ही हमारे इसराइल बन जाता, कोई तेल तो होता। भाई गैस गजा के पास है, तेल जो है वो बाकी मुल्कों के पास है, उनके पास पानी, अच्छा पानी जो आता है वो भी तुर्की से आता है, तो कुछ भी नहीं है। तो अब मसला ये है कि वो वहां पे वो यरूशलेम की वजह से सिर्फ वो बैठे यरूशलेम। अच्छा ये जो आजाद रियासत है, सऊदी अरेबिया ने बड़ा स्टेट पॉलिसी रखी हुई है कि ना सिर्फ आजाद रियासत बल्कि मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा।
उसके ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जैक सुलिवान साहब ने आज ये एक इंतहाई बेहुदा इंटरव्यू दिया। अब इशू ये है कि इस जंग को विलियम बर्न्स ने खत्म करवाना है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने करवाना है, वरना ये मामला हो रहा है खराब। और वो एक हफ्ते का टाइम, और मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। भाई आप फौज निकालें, वहां से निकालना तो शुरू करें। आप पहले मरहले पे आप सारी फौज ना निकालें, आप कुछ तो निकालें। आप कहें कि भाई आज 200 फौजी, 300 फौजी, 500 फौजी निकलना शुरू हो गए और वहां से यरगमाली रिहा हो रहे हैं, वहां से कैदी रिहा हो रहे हैं, ताकि कोई बात हो जाए जंगबंदी। फिर आप वो कहेंगे जी सीज फायर हो। पहले तो मैं बार बार बात कहता हूँ कि सीज फायर का ऐलान कर दें सब, कि सीज फायर हो गई ताकि कत्ले आम खत्म हो वहां पे। वो कत्ले आम भी नहीं खत्म हो रहा, वो उसके बाद वो हमले भी कर रहे हैं, उसके बयानात भी दे रहे हैं, उसके बाद ये कि मेरे साथ अमेरिका पीछे खड़ा है, वो उधर। तो एक पूरी दुनिया को क्या उसमें डाला हुआ है। लेकिन इस दौरान एक और अहम वाकया हो रहा है जिसको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते आज की दुनिया में। वो ये है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो आज फ्रांस पहुंच रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली इंतहाई अहम उनका दौरा है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले 2019 में वो इटली गए थे। यूरोप काफी अरसे के बाद जा रहे हैं, 5 साल बाद। अच्छा, वहां फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस पहुंचने के बाद जो है वो मैक्रों से उनकी मुलाकात और जबरदस्त किस्म की मुलाकात, और साथ ही ईयू की जो सरबराह हैं उनसे भी मुलाकातें और बाकी सारी मुलाकातें। जर्मन चांसलर की तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार हुआ था, लेकिन वो शायद इनको मिले शायद ना मिले इस वक्त, लेकिन उनकी तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार हुआ था जर्मन चांसलर की तरफ से। अच्छा, ये दौरा जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रांस का दौरा, इटली बेल्ट एंड रोड में आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद पिछले साल वो निकल गया था इटली। लेकिन अब दोबारा वो जो है अरसरे 9 वहां पे गौर हो रहा है यूरोप के अंदर कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि उधर ट्रंप की भी तो तैयारी हो रही है ना आने की। ट्रंप जो है वो यानी भाव लग रहा है इस वक्त स्टॉक मार्केट में कि ट्रंप ना आ जाए कहीं वापस, ठीक है। और ट्रंप अगर आ गया तो यूरोप को तो वो पूछेगा नहीं, तो कहेगा पैसे दो, पैसे निकालो और ये दोस्ती करो प्यूटिन से, और प्यूटिन की शराब पे दोस्ती करो, ठीक है। मतलब वो तो बिल्कुल ये आखिरी इमदादी पैकेज है जो कहीं यूक्रेन के लिए जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप पैसे नहीं देगा किसी सूरत नेटो को। शी जिनपिंग का जो दौरा है वो दौरा, उसमें देखिए 3 मुल्क चुने उन्होंने। एक मुल्क तो चुना है फ्रांस, उसके बाद चुना है उन्होंने सर्बिया और फिर हंगरी। अच्छा, सर्बिया जो है ना, सर्बिया बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना की कुछ मुल्कों की मेमोरी जो है ना, यानी तारीख में उनके कुछ वाकयात, कुछ उनके, ये सर्बिया जो है ये यूगोस्लाविया था, एक बहुत बड़ी रियासत कह लें या मुल्क कह लें, यूगोस्लाविया नाम का होता था, ठीक है। यूगोस्लाविया यानी जो यूगोस्लाविया टूटा 1991-92 में, वो बना था दूसरी जंग अजीम के बाद। उससे पहले भी था एक यूगोस्लाविया, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये यूगोस्लाविया जिस शक्ल में 1945-46 में बना था, ये 91-92 में टूट गया। जब सोवियत यूनियन टूटा तो साथ ही यूगोस्लाविया भी टूट गया, क्योंकि ये ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था। और इसमें बहुत सारे मुल्क निकले, उसमें से एक सर्बिया भी है, क्रोएशिया भी है, उसमें मासिडोनिया भी है, उसमें जो है वो स्लोवेकिया भी है, उसमें मॉन्टेनेग्रो है। ये सारे मुल्क जो है बाल्कन के, ये सारे मुल्क हैं। और यूगोस्लाविया जो है ये बड़ा जबरदस्त एक रियासत थी और ये ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी। यानी ये आप समझें कि इनके जो सरबराह थे, इनके जो सदर बने बाद में, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में बड़ा यानी कमांडर भी थे, वो थे टीटू, एडमिरल टीटू। ये वो टीटू थे जिन्होंने फिर नॉन एलाई मूवमेंट बनाई थी जवाहरलाल नेहरू भारत के, और जमाल अब्दुल नासिर और सुहार्तो, इन सब के साथ मिलकर, क्योंकि इनका झगड़ा हो गया था स्टालिन के साथ, वरना ये ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे। ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, तो जब ये सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें ये हुआ कि सारी रियासतें टूट गई, 8-9 मुल्क निकले, क्रोएशिया, सर्बिया, ये सारे मैसेडोनिया, ये सारे मुल्क जो हैं, बोस्निया हर्जोगोविना, ये सारे मुल्क, और उसमें स्लोवेकिया भी निकला। अब ये जा रहे हैं जनाब सर्बिया। अच्छा, सर्बिया और हंगरी यानी बेलग्रेड और बुडापेस्ट। अब जो बेलग्रेड है यानी जो सर्बिया है, अच्छा सर्बिया और हंगरी दोनों बेल्ट एंड रोड में है, वो हम कल जिक्र कर चुके हैं, उनके दरमियान ट्रेन भी चल रही है। लेकिन सर्बिया जो जा रहे हैं, तो सर्बिया में 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं एक वाकये को, उस वाकये की 25 साल तकारीब भी हो रही हैं, और वो तकारीब भी हो रही हैं जिसमें ये शरीक होंगे प्रीमियर शी जिनपिंग। और वो ये है कि 25 साल पहले
बेलग्रेड में जब ये नेटो की फोर्सेस ने ज़ाहिर है यहाँ पे जो खाना जंगी और ये सारा, तो नेटो आ गए थे, नेटो की फोर्सेस ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी। नेटो की फोर्स ने बॉम्बिंग की तो उसमें चीनी सफारतखाने के ऊपर भी बॉम्बिंग हो गई। ये पहला और वाहिद वाकया है जिसमें, जो आज से 25 साल पहले पेश आया था तकरीबन, जिसमें नेटो और चाइना आमने सामने आ गए थे। नेटो जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बना हुआ था, और चाइना के सफारतखाने पे बॉम्बिंग कर दी थी, और उसमें 3 वहां पे चाइना के जर्नलिस्ट जो हैं वो जानों से चले गए थे, और तलखी बहुत बढ़ गई थी। ये मैं 1999 का बीबीसी दिखा रहा हूं, 6 स्लाइड, अगर किसी ने इसको डिटेल में खबर पढ़ना हो। नेटो हिट्स चाइनीज एम्बेसी, ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये 8 मई, अब यही दिन आ रहे हैं ना, अभी यही दिन तो आ रहे हैं, 8 मई, 7 मई, 6 मई, तो ये इनके 25 साल के मुकम्मल होने पे वो पहुंच रहे हैं, शी जिनपिंग सर्बिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये तो हो गया वाकया। अच्छा, उसके बाद फिर जब कुछ अरसे के बाद वो अमेरिका ने कहा कि भाई गलती हुई है, वो नेटो ने कहा हम तो सोच भी नहीं सकते चाइना पे करें, ये करें। एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट शाये कर दी गार्डियन ने, ऑब्जर्वर, और ये मैं 4 स्लाइड जाहिर बता रहा हूं आपको, ये भी 8 मई 1999 की, कि नेटो ने चाइनीज एम्बेसी पे जानबूझ के, और फिर पूरी रिपोर्ट है, इसको अगर कोई आर्काइव में देखना चाहे, उन्होंने ये अक्टूबर में शाये की। वो कहते हैं कि जानबूझ के बेलग्रेड में की, क्योंकि ये जो कोसोवो की जंग थी, वहां पे पड़ोस की जो जगह थी, वहां पे उनकी दूसरी फोर्सेस थी, नेटो का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम जो वो काम कर रहा था वहां पे, और उसने डिटेक्ट किया सिग्नल्स उनकी फौज को जा रहे थे, वो ये एम्बेसी इन्वॉल्व थी, एम्बेसी को उन्होंने बेलग्रेड में निशाना बना दिया नेटो ने। अच्छा, ये नेटो ने चाइना की एम्बेसी को बनाया, ये एक, यानी अब आप देखें ना कि नेटो रशिया के अगेंस्ट, ये सोवियत यूनियन है ना, चाइना की एम्बेसी को उन्होंने निशाना बना दिया बेलग्रेड में। ये फड्डा इतना बड़ा, ये कशीदगी सफारती सतह पे इस कदर बढ़ गई, चाइना के रहनुमा आगे मीडिया पे उन्होंने तकरीर, और वो पूरा जनाब, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ, और वो क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उस क्राइसिस के वो हल इस तरह से हुआ कि नेटो ने फिर चाइना को पैसे दिए, यानी बहुत बड़ी तादाद में पैसे दिए, पब्लिकली पैसे दिए, कि वहां पे जो जाने गई हैं और जो नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान हम पूरा करने के लिए उन्होंने कई बिलियन डॉलर्स जो हैं वो चाइना को अदा किए पब्लिकली, और माफी मांगी। अब ये जो पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर में वो जा रहे हैं। अच्छा, अब वहां डिस्कस क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात है ना। सर्बिया, चाइना, यूक्रेन, नेटो, वो नेटो जो पैसिफिक में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, फ्रांस, और 25 साल उस वाकये को जब बेलग्रेड में नेटो पे अटैक हुआ था, और शी जिनपिंग वहां पे मौजूद है, तो नेटो डिस्कस होगा ना। अब इशू यह सारा कि ये स्ट्रेटेजिकली बड़े अहम ममालिक चुने हैं प्रीमियर शी जिनपिंग ने, यानी सर्बिया में जाना, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, बल्कि वो दिन जब वो जा रहे हैं, यानी 8 मई को 25 साल हो जाएंगे। और नेटो, यानी एक ऐसा वक्त भी था जब नेटो ने चाइना पे अटैक किया, चाइना की एम्बेसी को उड़ाया, तो वहां नेटो डिस्कस होगा। नेटो डिस्कस होगा तो रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कस होगी, फिर वो हंगरी जाएंगे, उससे पहले वो, ये पूरी पिक्चर होगी जब यहां पे ये डेडलॉक है। ये चाइना ने अभी बुला के फतह को और हमास को सबको एक टेबल पे, ये कितने सारे मुल्क निकले, देखें अब यूगोस्लाविया जब टूटा है तो इसमें से कितने सारे मुल्क निकले, सर्बिया और ये सारे जो दाएं बाएं, क्रोएशिया और ये सारे मुल्क देखे ना, ये सारे मुल्क निकले उसमें यूगोस्लाविया में से। क्रोएशिया निकला, बोस्निया निकला, बोस्निया हर्जेगोविना निकला, सर्बिया निकला, ये सारे मुल्क। अच्छा, एक मुल्क इसमें कोसोवो भी है, एक कोसोवो भी मुल्क है। कोसोवो को सर्बिया नहीं मानता, कोसोवो को दुनिया में कोई भी नहीं मानता। असल में कोसोवो ने अपनी आजादी का ऐलान किया हुआ है, तो सर्बिया और कोसोवो की लड़ाई होती रहती है आपस में। कोसोवो ने खुद 2008 में आजादी का ऐलान कर दिया था। कोसोवो को कोई दुनिया का मुल्क नहीं मानता, लेकिन चाइना खास तौर पे सर्बिया के साथ खड़ा है कोसोवो के अगेंस्ट। तो कोसोवो जो है वो यूनाइटेड नेशंस भी नहीं मानता, दुनिया भी नहीं मानती, लेकिन चाइना के अगेंस्ट कभी कभी शरारत होती रहती है कि कोसोवो और सर्बिया की जो सरहदें हैं वहां पे झगड़े होते रहते हैं।
लेकिन जो नॉर्दर्न कोसोवो है उस पर सर्बिया मौजूद है। तो सर्बिया और कोसोवो, यानी कोसोवो को तस्लीम नहीं करता, सर्बिया भी नहीं करता, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं करता। कोसोवो एक बाकायदा एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, लेकिन कोई तो सपोर्ट करता है ना उसे। वहां से शरारत होती रहती है सर्बिया के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ बेल्ट एंड रोड और ये सारे मामला। अब इशू यह है कि जो चाइना है उसकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है सर्बिया के साथ खड़े हैं, और सर्बिया उनका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है बेल्ट एंड रोड के अंदर। ये जब सारा हो रहा होगा, सर्बिया और हंगरी का दौरा वो कर रहे होंगे, तो इस दौरान नेटो डिस्कस होगा, यूक्रेन डिस्कस होगी, पीस प्लान डिस्कस होगा, ये सब। और पीछे वो मामलात अमेरिकन उनको ये जबान दे के गए हैं कि हम ये पीछे जंगबंदी करवाएंगे। इसलिए सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे के बाद वो तकरीबन मामला तय हो गया था कि हम ये सीज फायर भी होगा, इसराइल को रोकेंगे, सब कुछ करवाएंगे। फिर अमेरिका हाथ से निकला। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। मैंने आपसे कहा कि लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट में है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पीस हो। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर सकिन हो गया अमेरिका, जो कि हो चुका है, देखिए ना, अभी तो फिर रेड सी खड़ा हो जाएगा, फिर दोबारा हुतीस खड़े होंगे, फिर दोबारा हिजबुल्लाह खड़ी होगी, फिर ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है, अमेरिकन इंटरेस्ट में कि ये पीस यहां पे कायम हो और टू स्टेट सॉल्यूशन, ये लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट में है। अब इशू ये है कि ये रुका हुआ मामला, ये बहुत प्रोवोक किया आज इन्होंने, जैक सलिवन ने ये इंटरव्यू देके, ठीक है, कि जी नहीं इसराइल के साथ ताल्लुकात करो फिर देखा जाएगा, यानी टू स्टेट सॉल्यूशन वगैरह साइड पे। अब इसमें इशू ये है कि यहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन को स्टेप इन होना पड़ेगा। अब मतलब स्टेप इन क्या होना पड़ेगा, अब वो बिल्कुल शटअप कॉल, क्योंकि वो रफा एक हफ्ता है मेरे पास, एक हफ्ते में मैं रफा पे अटैक करूंगा, ये करूंगा, वो भी डरा अंदर से हुआ है, तभी उसने एक हफ्ते का टाइम दिया ना, कि एक हफ्ते तक कुछ नहीं करूंगा, एक हफ्ते में सीज फायर नहीं हुआ तो मैं एक हफ्ते के बाद रफा पे आ जाऊंगा। रफा पे अच्छे भी नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि रोका हुआ अमेरिकन ने हिजबुल्लाह को, अमेरिकन ने रोका हुआ जॉर्डेनियंस को, अमेरिका ने रोका हुआ इजिप्ट को, अमेरिका ने जबान दी हुई है सऊदी अरेबिया को, बाकी मुल्कों को, ईरान के साथ मामला तय किए हुए हैं कि एक मिनट ठहर जाए भाई, आप जरा रुकें, अभी ये इराक के साथ। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये इस दौरान, जबकि शी जिनपिंग अपना एक चाइना अपना एक फुटप्रिंट बढ़ा रहा है यूरोप के अंदर, बढ़ा रहा है। यूरोप में मेजबान कौन है उनका, प्रेसिडेंट मैक्रोन। प्रेसिडेंट मैक्रोन जिनके पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर खराब हो गए, फिर अच्छे हुए, फिर खराब हो गए। और जर्मन ये सोच रहे हैं कि यार ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 का मुआहदा हमने सत्यानाश इसका हुआ, जो तबाह हो गया, जिसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, और सीमोर हर्श तो खुल के कहते हैं कि किसी ही नहीं किया। इशू ये है कि क्या हमने सही किया, गलत किया, हमें दोबारा ये, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पुतिन हार जाएगा, तो ये तो जंग प्रोलॉन्ग हो गई है और वहां पे ट्रंप के आने के चांसेस हो रहे हैं। तो क्या हमें दोबारा ताल्लुकात को कोई बैलेंस करना है, दरमियान में रखना है, कोई आगे पीछे रोल प्ले करना है? अब देखिए ना, फ्रांस जा रहे हैं, वो फ्रांस जो कि अफ्रीका से आउट हुआ है, अभी अफ्रीका से पूरी वो जो चार्ट की बेल्ट और साहिल और सब सहारा मुल्क हैं, तो वहां से फ्रांस आउट हुआ है, चाइना वहां जा रहा है, और वहां कौन आ गया, रशिया। तो रशिया का मतलब ये है कि अच्छा, चाइना खामोश पीछे बैठा है, चाइना ने नॉर्थ कोरिया और पुतिन को थ्रू करवा दिया आपस में कि हम तो कुछ नहीं कह रहे, नॉर्थ कोरिया जाने और वो जाने। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो बड़ी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म जब डिसीजन दुनिया में हो रहे हैं, तो इस वक्त ये मैन मेड क्राइसिस हमने क्या खड़ा किया हुआ है कि हर दूसरे दिन बाद एक वो जनाब वो एक अदालत का फैसला, कभी नैब का ये, कभी वो केस नहीं कर रहे, कभी आगे होगा पीछे होगा, कभी मतलब है कि ये वजारतें होंगी तो ये होगा। ये इतना, ये इस कदर आप इसको लार्जर पिक्चर में देखें ना, तो आपको लगेगा जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में नहीं खेल रहे होते अनाज के ऊपर, जिद के ऊपर। ये मैन मेड क्राइसिस भी कोई जेन्युइन नहीं है, यानी ये भी इंतहाई फजूल है। इसको बजाय इसके कि स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, हम फॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक जा रही है, इकोनॉमी में IMF के साथ मामला ठीक हो रहे हैं, आगे हमने कैसे जाना है वो हम लॉन्ग टर्म प्लान करें। ये जो पॉलिटिकल सेटअप है इसको क्या शक्ल देनी है, कैसे है, क्या है, किसान सड़कों पे रुल रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अगर किसी भी किस्म की, तो उस मुल्क में या कोई रूल नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा, तो वहां पे इन्वेस्टर्स को लाना दुनिया का नामुमकिन तरीन काम होगा कि वो जो दरमियान में लोग पड़े वो पैसा खा रहे हैं उनसे, जो खाते रहे इतने साल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इस मरहले पे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चंद दिनों में ये स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाएगा। अफोर्ड नहीं कर सकते आप, काफी अर्से से मैं कह रहा हूँ, तो मैं बहुत इसके ऊपर हैरान हो गई, ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं मामला, और ये क्यों नहीं थम रहे। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये इश्यूज हैं आपके, फॉरेन पॉलिसी और ये सोशल इंटरेस्ट लोगों में ना फैले, ये इश्यूज हैं। बाकी सारे ये फ्रोई इश्यूज हैं,
ये पर्सन स्पेसिफिक इशूज हैं, इनकी उनकी कोई अहमियत नहीं है, रियासतों के सामने होनी भी नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।